जय हिंद दोस्तों। आप सभी कैसे हैं? तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करेंगे अंडाणु की संरचना के बारे में। अंडाणु की संरचना कैसी होती है, अंडाणु क्या होता है, अंडाणु कैसे बनता है, इसके बारे में हमने एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी बातें हम बता देंगे लास्ट वीडियो को रिलेट करके इस वीडियो से। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का जो वीडियो आज आप देख रहे हैं नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर को ज्वाइन कीजिए। वहां पर जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं यूट्यूब पर उसका पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मैं प्रोवाइड करवा देता हूं। आप जाकर के वहां से पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ ओम? ओम की संरचना क्या है, ओम की संरचना कैसी होती है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ओवम होता क्या है। ओवम होता क्या है यानी कि अंडाणु होता क्या है और इसको किन किन नामों से और भी जाना जाता है। तो दोस्तों अंडाणु जो होता है वो एक मादा युग्मक है। क्या है वो? एक मादा युग्मक है। मादा युग्मक है। अंडाणु एक मादा युग्मक है और इस मादा युग्मक को हम दो नामों से और जानते हैं। कौन कौन से दो नाम है? पहला इसका नाम है डिंबाणु, डिंबाणु। और दूसरा नाम है इसका अंडकोशिका। डिंबाणु और अंडकोशिका, इन दो नामों से हम और भी जानते हैं अंडाणु को। तो दोस्तों हम अंडाणु को डिंबाणु क्यों कहते हैं? ये बात लॉजिक की है। अंडाणु को डिंबाणु क्यों कहते हैं? तो इसका सीधा सा जवाब होगा क्योंकि जो मादा का अंडाशय होता है उस अंडाशय को हम डिंब ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से? डिंब ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसलिए डिंब ग्रंथि से बनने वाली जो संरचना होती है, डिंब ग्रंथि से जो निकलने वाली अंडाणु होती है, उसको हम डिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। आई होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अब चलिए बात कर लेते हैं कि जो मादा युग्मक होता है वो बनता कैसे है, मादा युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है मादा युग्मक का निर्माण होता है ऊजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। किसके प्रोसेस के द्वारा? ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस, ऊजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। ऊजेनेसिस को हिंदी में दोस्तों कहते हैं अंडाणु जनन, अंडाणु जनन। अब देखिए कोई भी अंधा भी रहेगा उसको अगर आप कहेंगे अंडाणु जनन, अंडाणु जनन से क्या होता है तो वो भी बता देगा कि अंडाणु जनन से अंडाणु का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है अंडाणु जनन। अब दोस्तों अंडाणु जनन को हम अंड जनन के नाम से भी जानते हैं, अंड जनन। ठीक है, अंडाणु जनन को हम अंड जनन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन देखिए अंडाणु जनन की जो प्रोसेस है, ठीक है, अंडाणु जनन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो तीन चरणों में पूरी होती है। पहला होता है मल्टीप्लिकेशन, दूसरा होता है ग्रोथ और तीसरा होता है मैच्यूरेशन फेज। तो तीसरे फेज में यानी कि मैच्यूरेशन फेज, परिपक्व अवस्था में ही पूर्ण रूप से अंडाणु का निर्माण हो जाता है। कैसे होता है? ग्रोथ फेज को हम, जो संरचना बनती है ग्रोथ फेज में, उसको हम कहते हैं प्राइमरी साइट, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte। ग्रोथ फेज में जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। अब ग्रोथ फेज के बाद आता है मैच्यूरेशन फेज। कौन सा फेज? मैच्यूरेशन फेज। मैच्यूरेशन फेज में डिवीजन होता है दो बार। मैच्यूरेशन फेज में डिवीजन होता है दो बार। एक होता है मैच्यूरेशन फेज डिवीजन फर्स्ट, मैच्यूरेशन फेज डिवीजन फर्स्ट। तो यहां पर हम लिख देते हैं सिंपली डिवीजन फर्स्ट। अब डिवीजन फर्स्ट में क्या होता है? डिवीजन फर्स्ट में जो प्राइमरी oocyte होता है वो दो कोशिकाओं में बट जाता है। कौन कौन सी दो कोशिकाएं? पहली जो कोशिका बनती है दोस्तों वो बनती है प्राइमरी पोरल बॉडी, प्राइमरी
पोलर बॉडी, प्राइमरी पोलर बॉडी। और जो दूसरी संरचना बनती है वो बनती है सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। अब देखिए ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें होता है मैच्यूरेशन डिवीजन सेकेंड। कौन सा? मैच्यूरेशन डिवीजन सेकेंड, मैच्यूरेशन डिवीजन सेकेंड, यानी कि परिपक्व अवस्था में जो विभाजन होता है वो द्वितीय होता है। परिपक्व अवस्था के द्वितीय विभाजन के दौरान जो सेकेंडरी oocyte होता है वो भी दो कोशिकाओं में बट जाता है। एक बनाता है सेकेंडरी पोलर बॉडी, सेकेंडरी पोलर बॉडी क्या बनाता है? सेकेंडरी पोलर बॉडी। और दूसरा बनाता है ऊटीड। क्या बनाता है? ऊटीड। अब दोस्तों ये जो ऊटीड होता है, यही संरचना जो ऊटीड होता है यही आगे चल करके ओवम में बदल जाती है, ओवम में बदल जाती है। इस प्रकार से पता चलता है कि जो मादा युग्मक अंडाणु होता है, ओवम होता है, उसका निर्माण होता है सेकेंडरी oocyte से। इससे सेकेंडरी oocyte के ऊटीड से, सेकेंडरी oocyte के ऊटीड से ओवम का निर्माण होता है। तो समझ में आया आपको दोस्तों ओवम निर्माण की प्रक्रिया? अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमने इस पर एक वीडियो को अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही हमने अन्य चैनल में बताया है, क्योंकि हमने इस पर वीडियो बना दिया है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इस संरचना के बारे में। ये तो बेसिक सी बातें हैं अंडाणु की। अब बात कर लेते हैं इस संरचना के बारे में, आखिर ये संरचना जो है वो कहना क्या चाहता है, और परीक्षा में जो एग्जामिनर होता है वो जानना क्या चाहता है आपसे। तो चलिए आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, आप देख करके बताइए, मैं कुछ नहीं बताने वाला अभी आपको, आप देख करके इस संरचना को बताइए आपको ये संरचना कैसी दिखाई दे रही है। चलिए मैंने मिटा दिया है। अब ये जो संरचना है दोस्तों वो आपको एक गोले आकार की दिखाई दे रही है। कैसी? गोल आकार की। अंडाणु की जो संरचना है वो कैसी दिखाई दे रही है? गोल आकार की। और एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो अंडाणु होता है वो गतिशील नहीं होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, गति इसमें नहीं पाई जाती है। तो जिस भी चीज में, जिस भी वस्तु में, जिस भी जीव में गति नहीं पाई जाती है उसे हम कहते हैं अचल। क्या कहते हैं? अचल। और जिस भी चीज में मूवमेंट पाई जाती है, गति पाई जाती है, उसको हम कहते हैं चल, यानी कि मोटाई। तो दोस्तों यहां से एक पॉइंट क्लियर हो गया हमारा कि अंडाणु जो होता है उसकी संरचना गोल होती है और ये एक अचल होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम इसको? अंडाणु गोल, अंडाणु गोल व अचल संरचना है। एक पॉइंट क्लियर? अंडाणु गोल व अचल संरचना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप अच्छे से समझ करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अब दोस्तों इसमें देखिए एक पार्ट है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, एक भाग है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो साइटोप्लाज्म है दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्लास में। तो दोस्तों जो साइटोप्लाज्म है वो आप देख रहे हैं, एक नीली से कलर से हमने इसको बनाया हुआ है डॉट डॉट करके। साइटोप्लाज्म का हिंदी मतलब होता है कोशिका द्रव्य, कोशिका में पाए जाने वाला द्रव्य। तो दोस्तों ये जो साइटोप्लाज्म होता है ओवम में, विशेषकर ओवम में जो साइटोप्लाज्म होता है इसको किसी और नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है मैं आपको बता रहा हूं। तो साइटोप्लाज्म को, साइटोप्लाज्म को हम ऊप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, ऊप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। साइटोप्लाज्म को किस और नाम से जानते हैं? ऊप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक बात और समझिए ऊप्लाज्म से संबंधित। अब इस ऊप्लाज्म यानी कि साइटोप्लाज्म की जो परिधि होती है, साइटोप्लाज्म की जो परिधि होती है, ये जो परिधि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो परिधि है उसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं?
वो प्लाज्मा की परिधि, वो प्लाज्मा की परिधि को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। तो दोस्तों आप टेंशन ना लीजिए, जो आपको नोट्स मिलेगा वो पूरा का पूरा हिंदी में मिलेगा। अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको इंग्लिश में ज्यादा ताक झाक नहीं करने की जरूरत है, लेकिन आप समझ लीजिए। तो वो प्लाज्मा की जो परिधि है उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। अब दोस्तों देखिए, ये जो कॉर्टेक्स होता है, ये जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स पर पाए जाते हैं बहुत ही ग्रैन्यूल्स, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई। कॉर्टेक्स की परिधि पर बहुत से ग्रैन्यूल पाए जाते हैं, ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं माइक्रोविलाई और कॉर्टेक्स ग्रैन्यूल। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई एंड कॉर्टेक्स ग्रैन्यूल, कॉर्टेक्स ग्रैन्यूल्स। आई होप दोस्तों इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। हमने कितना पॉइंट अभी तक बताया, शुरू से लेकर के अभी तक हमने आपको 5 पॉइंट बताई। दोस्तों इसमें 4 पॉइंट हैं। तो कॉर्टेक्स की परिधि पर जो ग्रैन्यूल्स पाया जाता है उसको हम कहते हैं माइक्रोविलाई और कॉर्टेक्स ग्रैन्यूल। इतना क्लियर हो गया। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब इसी साइटोप्लाज्म में एक बड़ा सा न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसको हम लिख सकते हैं साइटोप्लाज्म और प्लाज्म में एक न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है, न्यूक्लियस भी उपस्थित होता है। अब चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा प्लाज्म है वो एक प्राइमरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। प्लाज्म जो है वो एक प्राइमरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं, देखिए सबसे पहले एक अंडाणु जो होता है वो एक पतली मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है, जिसको हम बेटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, अंडाणु एक पतली झिल्ली से ढका रहता है, जिसे हम विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन। विटेलाइन मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, विटेलाइन मेम्ब्रेन। देखिए अब ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो विटेलाइन मेम्ब्रेन है ये भी एक प्राइमरी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। किससे, प्राइमरी मेम्ब्रेन से घिरा होता है। तो लिख देते हैं इसको भी हम यहाँ पर, विटेलाइन मेम्ब्रेन, विटेलाइन मेम्ब्रेन भी एक प्राइमरी मेम्ब्रेन, जगह नहीं है यहाँ पे लिख देते हैं, मेम्ब्रेन से ढका रहता है, जिसे क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। क्या कहते हैं, जोना पेल्यूसिडा। यहाँ पर देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक बेटेलाइन मेम्ब्रेन पाया जाता है, और बेटेलाइन मेम्ब्रेन भी जो होता है वो एक
प्राइमरी मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, जिसको हम जोना पेल्यूसिडा के नाम से जानते हैं। अब एक बात और समझिए आप, अब इस जोना पेल्यूसिडा, ये तो संरचना है जोना पेल्यूसिडा की, ये जो गैप दिखाई दे रहा है ये संरचना है जोना पेल्यूसिडा की, लेकिन उसके बाहर भी एक संरचना पाई जाती है। देखिए ये है चारखाने की तरह है, ठीक है। इस संरचना से भी जोना पेल्यूसिडा घिरा रहता है, इस संरचना से जोना पेल्यूसिडा घिरा रहता है। अब इस संरचना का नाम है कोरोना रेडिएटा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर पाए जाने वाली जो संरचना होती है उसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। तो यहां पर लिख देते हैं हम जोना पेल्यूसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा पाया जाता है, कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। जोना पेल्यूसिडा के बाहर कोरोना रेडिएटा पाया जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमने एक पॉइंट हमसे छूट गया है, उसको भी जान लेते हैं। वो कौन सा पॉइंट है? वो पॉइंट है जो अंडाणु की संरचना होती है उसका जो साइज होता है वो कितना होता है। अंडाणु की संरचना की जो साइज होती है वो होता है 0.15 mm, दैट मीन्स 0.15 mm। आई होप दोस्तों आज का क्लास आपको पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सीधा पहुंचता रहे। तो दोस्तों हमने आपको एक नोटिफिकेशन दिया कि अगर आपको इस वीडियो का नोट्स चाहिए हैंड रिटेन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट बायोलॉजी टॉपर को ज्वाइन कीजिए। वहां से जाकर के आप सारे के सारे जितने भी वीडियोस मैं यूट्यूब पर अपलोड करता हूं उन सभी का नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।